गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने एस्टिमेशन के सब्जेक्ट को शुरू किया है और यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, जिसका सब्जेक्ट कोड CIV 402 है, इसके लिए हम लोगों ने एक यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिया। तो पिछले वीडियो में अगर आपने चेक नहीं किया है तो वहाँ पर हम लोग यूनिट 1 को पूरा कवर कर चुके हैं। आप यहाँ पर जो आई बटन आता है, इस आई बटन पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि हमारा जो यूनिट 1 है उसको आप देख सकते हो, क्योंकि जब आप लेक्चर को शुरू से देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं। यूनिट 2 का ये पार्ट 1 होने वाला है और जैसा कि आपको बताया गया था कि कुल मिलाकर के इस सब्जेक्ट में 12 यूनिट्स हैं, कुल मिलाकर के 12 यूनिट है और इस 12 यूनिट को हम लोग आने वाले 20 लेक्चर में कवर करने का कोशिश करेंगे, 20 लेक्चर्स में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो ना कि सिर्फ आप जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्टिव आइडिया है, ना कि सिर्फ आप सब्जेक्टिव आइडिया लो, बल्कि आप जो एस्टिमेशन सब्जेक्ट है इससे आप प्रॉपर तरीके से अटैच हो पाओ और उसके साथ आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। तो ये हमारा मेन पर्पस है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो लेक्चर है, जो यूनिट है, उसको लेकर के चल रहे हैं। तो ये सेकंड वीडियो है। हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो सेकंड वीडियो में हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं और सिलेबस पे जब आप फोकस करोगे तो पूरा जो सेकंड यूनिट है आपका, वो मेनली रेट एनालिसिस पे बेस्ड है। मेनली यहाँ पर हम लोग सेकंड यूनिट में सबसे ज़्यादा, या आप बोल सकते हो कि हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग रेट एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलग अलग आइटम ऑफ वर्क होता है, अलग अलग आइटम ऑफ वर्क होता है। अच्छा, कौन कौन सा आइटम ऑफ वर्क होता है? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आइटम ऑफ वर्क होता है बहुत सारा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे एक्सकेवेशन एक तरह का वर्क है, PCC एक तरह का वर्क है, RCC एक तरह का वर्क है। तो बहुत सारा आइटम ऑफ वर्क है। तो उसी आइटम ऑफ वर्क के लिए हमको क्या करना है, रेट एनालिसिस करना है। जैसे कि पहला है अर्थ वर्क के लिए रेट एनालिसिस करना है, सेकंड सीमेंट कंक्रीट के लिए करना है, तीसरा स्टोन मेसनरी के लिए करना है, चौथा ब्रिक मेसनरी के लिए करना है, फिर हॉलो ब्रिक कंक्रीट ब्लॉक के लिए करना है, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक के लिए करना है, पॉइंटिंग विथ मोटार, प्लास्टरिंग विथ मोटार और वाटर प्रूफिंग जो होता है टेरेस बाथरूम या टॉयलेट का, ये सारे चीज़ के लिए रेट एनालिसिस करना है। यही यूनिट 2 में हमें पढ़ना है। तो जब आप रेट एनालिसिस के बारे में बात करोगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? हम लोग रेट एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। रेट एनालिसिस का मतलब क्या? अगर हिंदी में बात करोगे आप, तो रेट एनालिसिस का मतलब हुआ दर का अनुमान लगाना, दर का अनुमान लगाना। अच्छा, दर का अनुमान लगाना हम लोगों ने हिंदी में ट्रांसफर कर लिया। तो किस दर का अनुमान लगाना? हम लोग इनिशियली जानते हैं, सबसे पहले जब इनिशियली हम लोगों ने लेक्चर 1 से स्टार्ट किया तो हम लोगों को पता है कि एस्टिमेशन में हम लोग फाइनली क्या करते हैं, हम लोग एस्टिमेशन में क्या करते हैं। तो एस्टिमेशन में हम लोग जो है फाइनल कॉस्ट पता करते हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पता करते हैं। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि कॉस्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे जब कॉस्ट के अलग अलग फैक्टर को निकाला कि कॉस्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला था क्वांटिटी। सबसे पहले क्या था? क्वांटिटी। अच्छा, ये क्वांटिटी के बाद हमें क्या था? क्वांटिटी के बाद था यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस। अच्छा, यूनिट प्राइस के बाद क्या था? यूनिट प्राइस के बाद था फाइनल कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट। तो आज की क्लास में हम लोग कोई फाइनल कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। यूनिट प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं? बिल्कुल यूनिट प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। क्वांटिटी के बारे में बात करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग क्वांटिटी आज नहीं सीखने वाले कि क्वांटिटी कैसे निकलेगा, या सीमेंट कितना खर्च होगा घर बनाने में, बालू कितना खर्च होगा, हम लोग ये नहीं सीखने वाले हैं। हम लोग ये सीखने वाले हैं कि उसका यूनिट प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग यूनिट प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपसे बोला जाए, जैसे कि मान लो कि आप सीमेंट का प्राइस पूछा जाए, तो आप इजीली पता कर लोगे कि ये जो है सर 425 रुपया पर बैग चल रहा है। ठीक है। आपसे पूछा जाए सैंड क्या रेट चल रहा है, तो आप बता दोगे सर सैंड जो है ना फिलहाल वो 1200 रुपये, 1200 रुपये पर 1200 रुपये पर CFT चल रहा है, पर 100 CFT। ठीक है, पर 100 CFT, या फिर आप बोल सकोगे कि 12 रुपये पर CFT चल रहा है। लेकिन अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए कि कंक्रीट किस क्या रेट चल रहा है,
कंक्रीट क्या रेट चल रहा है, कंक्रीट का क्या रेट है, तो आप बता पाओगे कंक्रीट का रेट, आप बता पाओगे कि कंक्रीट क्या रेट चल रहा है? या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरसीसी क्या रेट चल रहा है, आरसीसी क्या रेट चल रहा है, आप बता पाओगे? नहीं, आरसीसी का रेट नहीं बता पाओगे। अच्छा, अगर आपसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक वर्क क्या रेट चल रहा है, अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक वर्क इसका क्या रेट चल रहा है फिलहाल, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि ब्रिक वर्क इट इज अ काइंड ऑफ वर्क, इज नॉट अ काइंड ऑफ मटेरियल। जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है? अगर मान लो कि ब्रिक वर्क का एग्जांपल लिए तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है? सबसे पहले तो ब्रिक रिक्वायर्ड होता है, ईंट का रिक्वायरमेंट है। सेकेंड आपको सीमेंट का रिक्वायरमेंट है। थर्ड आपको जो है सैंड का रिक्वायरमेंट है। फोर्थ आपको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? आपको वाटर का रिक्वायरमेंट है। अच्छा, वाटर के रिक्वायरमेंट के साथ फिफ्थ कौन सा रिक्वायरमेंट है? आपको लेबर वर्क का रिक्वायरमेंट है। बिना लेबर वर्क के आपका जो है प्रिपेयर नहीं होने वाला है, ब्रिक वर्क नहीं होने वाला है, आप चिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ आपको और क्या चाहिए? आपको टीएनपी चाहिए, टूल एंड प्लांट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि वो काम करके जो है बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, जो काम करेगा वो अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा, तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट को भी ऐड करेंगे। तो ये सारे को जब हम ऐड करेंगे ना, ये सारे को ऐड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ब्रिक वर्क का कॉस्ट कितना है। तो हमें यहाँ से पता चलेगा ब्रिक वर्क का कॉस्ट कितना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें ये चीज़ समझना है कि ये सारा जो कैलकुलेशन किया जाता है ना, ये यूनिट पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? यूनिट वर्क पे किया जाता है, यूनिट वर्क पे किया जाता है। अच्छा, यूनिट वर्क का मतलब क्या है? यूनिट वर्क का मतलब ये है कि जब आप कोई एक प्रोजेक्ट करोगे, चलिए मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ और इधर इधर मैं आप आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं कि आप कोई एक प्रोजेक्ट करोगे, तो आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उस प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट ए है। उस प्रोजेक्ट में जो टोटल ब्रिक वर्क होने वाला है, टोटल ब्रिक वर्क होने वाला है, वो कोई 5,000 एम क्यूब होगा, 5,000 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना होगा। तो आप यहाँ पर 5,000 एम क्यूब के लिए एनालिसिस नहीं करोगे, आप 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में क्या जो आपका कॉस्ट आएगा उसका आप एनालिसिस करोगे। और उस 1 मीटर क्यूब में जो आएगा एनालिसिस से आपको क्या निकल के आया? रेट निकल करके आया। तो उसी रेट को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी से। तो आपको क्या पता चला गया? आपको पता चल गया टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये जो रेट पता करोगे ना, इसी रेट पता करने को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं? हम लोग नाम देते हैं रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस, ठीक है। अब ये रेट एनालिसिस हम लोग करते हैं। अगर रेट एनालिसिस हम लोग करते हैं तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है, मान लो कि आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर डालना है, किसी एक, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इस पे, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए आपको टेंडर अप्लाई करना है, तो आप चेक करोगे ना कि आप का जो प्राइस उतर रहा है पर यूनिट काम कराने का, वो कितना उतर रहा है। ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग किसी बने बनाए प्रोजेक्ट का, ध्यान से सुनना है यहाँ पर, किसी रेडी प्रोजेक्ट का, किसी एक रेडी प्रोजेक्ट का या किसी एक सेकंड पार्टी के लिए एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बैंक के लिए एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग रेट एनालिसिस नहीं करते हैं, रेट एनालिसिस नहीं करते हैं। वहाँ पर हम लोग रेट को क्या करते हैं? वहाँ पर हम लोग रेट को जो है एसओआर से डाउन देख लेते हैं। एसओआर क्या होता है? ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, शेड्यूल रेट। हम लोग रेट को क्या करते हैं? शेड्यूल रेट्स बुक से देख लेते हैं। तो शेड्यूल रेट बुक में होता क्या है? शेड्यूल रेट बुक में आपको हर एक तरह के वर्क के लिए उसकी यूनिट प्राइस गिवन होती है। यूनिट प्राइस, जैसे कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करने में कितना पैसा लगेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? इस वार में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर रेट एनालिसिस सीख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके आपके एसओआर में जो यूनिट प्राइस मेंशन है, यूनिट प्राइस, वो कहाँ से आया, वो कैसे कैलकुलेट हुआ, वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है। तो यही हमारा जो पर्पस है इस रेट एनालिसिस को पढ़ने का। अच्छा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें पीडीएफ में अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं और शुरू करते हैं अपने रेट एनालिसिस के पार्ट को। तो हमने देखा कि सिलेबस में सबसे पहले क्या था?
रेट एनालिसिस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट फॉर द फॉलोइंग आइटम ऑफ वर्क, जिसमें पहला आइटम क्या था, अर्थ वर्क एक्सकेवेशन एंड फिलिंग। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, एनालिसिस ऑफ अर्थ वर्क एक्सकेवेशन एंड फिलिंग इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, यूजुअली पर क्यूबिक मीटर बाय कंसिडरिंग मल्टीपल फैक्टर। तो रेट एनालिसिस करते हैं, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि रेट एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, रेट एनालिसिस वो कब करते हैं, कितने क्वांटिटी के लिए करते हैं, तो पर क्यूबिक मीटर के लिए करते हैं। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ हमने डिस्कस किया कि रेट एनालिसिस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो वो सारा काम या वो सारा फैक्टर जो उसमें इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा लग रहा है, तो सबको जोड़ते हुए, सबको हम लोग ऐड करते हुए फाइनल रेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो भी अलग अलग फैक्टर है, जो भी अलग अलग फैक्टर है, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग अपना फाइनल प्राइस निकालते हैं, फाइनल प्राइस। और उसी फाइनल प्राइस को फिर हम लोग क्या करते हैं, टोटल क्वांटिटी जो है उस क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट है वो निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, हमने यहाँ पे देखा किसका कैलकुलेशन शुरू होने वाला है, अर्थवर्क का। तो अर्थवर्क किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, अगर आप मिट्टी कटवा रहे हो, सॉइल एक्सकेवेट कर रहे हो, तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लेबर कॉस्ट, कि आपका लेबर जो वहाँ अवेलेबल है या जिस लेबर का आप इस्तेमाल करोगे वो उसका कॉस्टिंग क्या है। सेकेंड, इक्विपमेंट एंड मशीनरी कॉस्ट, जो आपकी मशीन्स लग रही है या जो आपका टूल्स लग रहा है उसका क्या कॉस्ट है। थर्ड, आपका मटेरियल कॉस्ट, तो यहाँ पे तो मटेरियल तो कॉस्ट तो है ही नहीं। फोर्थ, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि आपने जो सॉइल कट किया, आपने जो सॉइल कट किया या फिर आपने जो सॉइल फिल किया, तो वो कहीं ना कहीं उस कट एंड फिल वाले सॉइल को क्या करना होगा, कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस में ले जा करके आपको जो है उसको जमा करना होगा, या स्टोर करो या फिर अपसेल करो, जो भी करो। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ऐड होता है, लीड एंड लिफ्ट का ऐड होता है। लीड और लिफ्ट क्या है, इसको भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि लीड मतलब क्या, लीड मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ए से बी तक कितना दूरी तक इस क्वांटिटी को हमें हटाना है। मान के चलो 2 किलोमीटर दूर ले जा करके फेंकना है, तो लीड का वैल्यू कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। और मिट्टी एक्सकेवेट हो रहा है कहीं बॉटम में, और इसको यहाँ पर लाना है बी पॉइंट तक, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट मान लेते हैं कि कोई 3 मीटर है, तो इस पर्टिकुलर के लिए लिफ्ट क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। इसको भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, टैक्सेस, ओवरहेड चार्जेस, तो ये सारे डेफिनेशन को हमने देखा था। तो यही सारा फैक्टर है जिसपे एक्सकवेशन का रेट जो है वो डिपेंड करता है। चलिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन एंड फिलिंग इन फाउंडेशन, ट्रेंचेस और पिट इंक्लूडिंग, मतलब कि जो हम लोग अर्थ वर्क करेंगे तो क्या क्या काम होता है। सबसे पहले सॉइल को, मिट्टी को काटते हैं, इसके बाद उसका साइड ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग का मतलब ये है कि मान के चलो आपने जो काटा ना, आपने जो एक्सकेवेशन किया, वो एक्सकेवेशन आपका प्रॉपर एकदम एक्यूरेट साइज में नहीं था, है ना। इस तरीके का बॉक्स टाइप कटिंग आपने किया, इसमें फाउंडेशन खड़ा होगा, तो ये एग्जैक्ट नहीं था। तो आप क्या करते हो, इसको टूल्स का इस्तेमाल करके आप जो है प्रॉपर से शेप में लाते हो, डेट इज ड्रेसिंग। इसके बाद डी वाटरिंग अगर रिक्वायर्ड है, मान के चलो आपने मिट्टी कट किया और नीचे में क्या आ गया, नीचे में ढेर सारा मॉइस्चर आ गया, पानी आ गया, तो डी वाटरिंग करना पड़ता है। फिलिंग बैक करना पड़ता है। कॉम्पैक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ, जो एक्स्ट्रा सॉइल है उसको कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, डिस्पोज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा काम हम लोग करते हैं अर्थवर्क में। तो ये सारा काम जब हम लोग करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट क्या है रेट एनालिसिस का। तो कंपोनेंट क्या है, अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका देखा भी था कि कंपोनेंट का सबसे पहला हिस्सा अगर हम लोग बोलें रेट एनालिसिस का, तो वो है लेबर। लेबर यानी कि मजदूर। सेकंड, टूल एंड प्लांट। थर्ड, इक्विपमेंट या मशीनरी। फोर्थ, मटेरियल। फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट। देन लिफ्ट। देन कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। देन ओवरहेड। देन जीएसटी या टैक्सेस। तो ये सारा कंपोनेंट जो है हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो लेबर के बारे में बात करें तो मजदूर, स्किल या अनस्किल जो भी है, इसके बाद भिस्ती जो है वाटर के लिए, या फिर वॉचमैन जो भी ज़रूरत होता है, तो ये सब खर्च जो है ये किस में आएगा, ये लेबर कॉस्ट में आएगा। इसके बाद आपका स्पेड,
पिकैक्स या पैन रैमर जिस तरह के भी टूल की ज़रूरत पड़ती है, टूल एंड प्लांट में उसका एक्सपेंसेस जोड़ेंगे। इक्विपमेंट में आपको जेसीबी, एक्सकेवेटर, ट्रैक्टर, टिपर जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है इसका खर्च हम लोग इसमें जोड़ेंगे। मटेरियल में आपको जो भी अर्थ जो है जो निकल रहा है, अगर अगर मटेरियल एक्सकवेट कर रहे हैं, मटेरियल में एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर एक्सकवेशन है तो फिर वहाँ पे खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर फिलिंग है तो फिलिंग में क्या होता है ना कि अर्थ ये सॉइल जो है वो बाहर से लाना पड़ता है। तो सॉइल फिलिंग जब बोला जाए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मटेरियल का भी कॉस्ट जुटेगा। लेकिन एक्सकवेशन में आप तो कोड़ रहे हो ना, तो उसके लिए तो मटेरियल अलग से नहीं ला रहे हो, तो मटेरियल का कॉस्ट इसमें नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जनरली अगर लीड जो है वो 50 मीटर से ज़्यादा होता है, 50 मीटर से ज़्यादा होता है, तो ही वहाँ पर हम लोग लीड को काउंट करते हैं। और लिफ्ट तब काउंट करते हैं जब 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जनरली 10% रखा जाता है। और ओवरहेड यानी साइट सुपरविजन, साइट फैसिलिटी, सेफ्टी के लिए अलग अलग जो टूल्स इस्तेमाल होता है, कटिंग करने से पहले जो है उसका जो हम लोग एक टेम्पररी एक बाउंड्री प्रिपेयर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी, ओवरहेड में आएंगी। नेक्स्ट इज जीएसटी या टैक्सेस, अगर एप्लीकेबल है तो। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ 4 स्लैब है। 5% का स्लैब है, 18% का स्लैब है और 28% का स्लैब है। और इसके बाद एक स्पेशल स्लैब है जिसमें 35% आ जाता है जीएसटी का। तो हम लोगों का जो काम हो रहा है उसमें जीएसटी अगर इंक्लूडेबल है तो वो इंक्लूड करेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे रेट का एनालिसिस होगा। आगे बात करें हम लोग सैंपल रेट एनालिसिस, एक करके देखते हैं तो समझ में आएगा कि रेट एनालिसिस कैसे होगा। अब एक चीज़ आप समझो कि जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे, आपने ऑन साइट आपको काम करना है, तो वहां पर आप ये रेट नहीं रखोगे। ये रेट एक सैंपल के फॉर्मेट के तौर पे, एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप प्रैक्टिकली मान के चलो कि आपको एक्सकवेशन का रेट फाइनल करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक्सकवेशन का रेट फाइनल करना है। तो अभी आपको बताया गया कि ये सारे फैक्टर हैं जिस फैक्टर पे हम लोग ध्यान देते हैं कि पहला लेबर क्या है, सेकंड आपका टूल्स क्या है, इसके बाद आपका थर्ड आपका मशीन्स क्या क्या लग रहा है, इसके बाद आपका जो है मशीन्स क्या क्या लग रहा है, इसके बाद आपका जो है मटेरियल का क्या एक्सपेंसेस है, इसके बाद आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है सीपी वो क्या है। तो जब आप प्रैक्टिकली रेट एनालिसिस करोगे, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको रेट एनालिसिस करना है, तो आपको ध्यान देना है कि पहली बात तो ये जो लेबर कॉस्ट है, ये लोकल लेबर कॉस्ट होना चाहिए। ये लोकल लेबर कॉस्ट होना चाहिए। अगर आपको प्रोजेक्ट कहीं एकदम गांव में मिला है, कहीं ऐसे एरिया में मिला है जहाँ पे मजदूर इजीली अवेलेबल हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको मजदूर जो है वो 250 रुपये में मिल जाए, 250 रुपये के वेजेस में मिल जाए। और अगर सेम प्रोजेक्ट आप किसी सिटी में कर रहे हो तो हो सकता है आपको मजदूर के लिए 500 रुपीज़ पर डे पे करना पड़े। तो लेबर कॉस्ट जो है, या जो भी आपका लेबर का जो खर्च है या मशीन्स का जो खर्च है, तो आपको ये सारा कुछ लोकल साइट के हिसाब से देखना है कि लोकल साइट में आपके लोकल एरिया में जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे क्या खर्च आपको आ रहा है। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस रेट एनालिसिस करना इज नॉट फॉर फॉर फ्रेशर स्टूडेंट। अब वो नहीं कर सकते रेट एनालिसिस, उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए हमेशा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो भी रेट एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो साइट इंजीनियर हो, या फिर कोई एस्टीमेटर हो, तो या फिर कोई भी जो काम कर रहा है प्रोजेक्ट में, तो उसको ये पता होना चाहिए कि एक लेबर या एक मजदूर एक दिन में कितना मीटर क्यूब सॉइल एक्सकेवेट करेगा। एक बात। दूसरी बात, सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल किस टाइप का है, एक्सकवेट इजीली होगा कि नहीं होगा, कि उसमें हमें ज़्यादा समय की ज़रूरत है। अगर सॉइल टाइप हार्ड है तो एक्सकवेशन डेली बेसिस पे कम होगा, तो मजदूर का खर्च ज़्यादा आएगा। तो हमें जब रेट एनालिसिस करने की बात आती है, देखिए एक एस्टिमेट बनाना
क्वांटिटी कैलकुलेट करके वेरी इजी, क्योंकि आपको सारा फॉर्मेट पता है, सारी चीज़ें पता है, आप कर सकते हो। लेकिन जब रेट एनालिसिस की बात आती है तो रेट एनालिसिस लोकल बेसिस पे जो होता है या प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट के लिए होता है, वहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ लोकल मार्केट का जो भी अवेलेबिलिटी है वो देखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हमने एक सैंपल लिया है, रेट हमने अपने हिसाब से ले लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एनालिसिस करते कैसे हैं। तो सैंपल में हमने यहाँ पर बना लिया और हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो लेबर है वो क्वांटिटी जो है लेबर का रिक्वायर्ड होगा। ये एक चीज़ ध्यान रखना है, ये 1 मीटर क्यूब सॉइल को एक्सकवेट करने के लिए सारा कैलकुलेशन किया गया है। तो 1 मीटर क्यूब सॉइल हटाने के लिए हमें 1.5 यानी 1.5 मजदूर की ज़रूरत पड़ती है। मजदूर का जो एक दिन का वेज हमने जोड़ा वो 550 जोड़ा, तो टोटल मजदूर पैसा कितना ले लेगा, 825 रुपये। इसी तरीके से वाटरिंग वगैरह करने के लिए जो है 0.2 पार्ट लेबर की ज़रूरत होती है। बोलोगे सर ये लेबर को 0.2 पार्ट में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए क्या है ना, ये पर एम क्यूब में लिखा हुआ है। आपकी एक्सकेवेशन 1 एम क्यूब ही नहीं होगी, आपकी एक्सकेवेशन मान के चलो कि 5 एम क्यूब होने वाली है। तो वहाँ पर आपका लेबर रिक्वायरमेंट कितना होगा, वाटरिंग के लिए एक लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये 0.2 एनालिसिस पर्पस में लिया गया कि एक जो लेबर है वो एक दिन में 5 एम क्यूब तक में जो है वो वाटरिंग कर सकता है, तो वो ध्यान में रखते हुए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी लेबर कॉस्ट जो है वो 550 था, चूंकि 0.2 का रिक्वायरमेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 0.2 से, तो पता चल गया कि 110 रुपया वाटरिंग में खर्च होगा। इसी तरीके से टूल्स वगैरह में के लिए जो है 50 रुपीज़ काउंट कर लिया गया। जनरली टूल्स जो है वो जो भी इस्तेमाल हो रहा है आपका वो जनरली वो तुरंत से ख़त्म नहीं हो जाता है, वो उसको रीयूज कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, इसीलिए एक नॉमिनल सा रिपेयर का कॉस्ट जोड़ लिया गया है। लीड एंड लिफ्ट के लिए एक लमसम अमाउंट जो है, एलएस का मतलब होता है लमसम, लमसम अमाउंट 100 रुपये जोड़ लिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% यानी कि 108 रुपये जोड़ लिया गया है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि टोटल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, 1193 रुपया पर एम क्यू। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 1193 रुपया पर एम क्यूब आ रहा है, इसको राउंड फिगर में मान लिया गया कि 1100, सॉरी, हाँ, इसको राउंड फिगर में मान लिया गया कि जो आपका जो खर्च आ रहा है वो 1195 रुपये पर एम क्यूब आ रहा है, पर एम क्यूब, ठीक है। तो अब ये जो एनालिसिस हुआ ये हमने अपने हिसाब से एक सैम्पल रेट के अकॉर्डिंग किया। तो ये एनालिसिस जब आप करोगे तो आप जब प्रैक्टिकली काम कर रहे हो तो आपको रेट यहाँ से कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर का ध्यान रखना है, और आपको एक्सकेवेशन कराने के लिए क्या क्या ज़रूरत होगा उसका ध्यान रखना है, उसके हिसाब से एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है ये सारे कैलकुलेशंस वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने जब एक रेट एनालिसिस किया तो 1195 रुपये पर मीटर क्यूब आया। नेक्स्ट हम लोग अगर यही काम अगर हम लोग मैकेनिकल एक्सकेवेशन करें तो वहाँ पर आप देखोगे बहुत सस्ता पड़ता है हम लोगों को। कैसे, आप जब एक जेसीबी लेकर के आते हो ना, जेसीबी एक्सकेवेटर लेकर के आते हो, 0.9 क्यूबिक मीटर का उनका एक बकेट होता है, तो वहाँ पर जो उसका जो 1 घंटे का रेट हमने जोड़ा है वो 1600 रुपये जोड़ा है। तो 1 घंटा अगर एक जेसीबी चलेगा तो अमाउंट 1600 रुपये खर्च होगा, और 1600 रुपये खर्च होगा, और एक आउटपुट पर आवर मतलब 1 घंटे में जो है वो जेसीबी ऑलमोस्ट 25 मीटर क्यूब मिट्टी एक्सकेवेट कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर कॉस्ट निकालोगे आप तो 1600 को आप डिवाइड करोगे कुल मिला करके 25 से तो आपको रेट निकल करके आएगा 64 रुपये। तो मात्र 64 रुपीज़ में ये एक्सकेवेशन हो जाएगा। लेकिन लेबर का रिक्वायरमेंट होगा ट्रिमिंग करने के लिए, वहाँ पे 55 रुपीज़ का खर्च होगा, 550 रुपये लेबर कॉस्ट के हिसाब से। ट्रांसपोर्टेशन भी हमने जोड़ लिया, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी हमने जोड़ लिया। तो सारा कुछ जोड़ करके आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो फाइनल कॉस्ट है वो 241 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर है, जब आप यही काम मशीन से करोगे तो। नेक्स्ट, आप अगर मान के चलो अर्थ फिलिंग कर रहे हो, तो अर्थ फिलिंग में यहाँ पर मान लेते हैं कि मिट्टी जो है उसको खरीदा गया है 100 रुपये के रेट से। क्या क्या इसमें आपको पर्टिकुलर में ध्यान देना है कि सबसे पहले सॉइल को बोरो किया गया 1 मीटर क्यूब,
100 रुपया पर मीटर क्यूब मान लिया गया इसका रेट, तो 100 रुपया मिट्टी को बोरो करने में खर्च हुआ। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन 5 किलोमीटर में जो है लगभग 80 रुपये खर्च हुआ। 5 किलोमीटर में 1 मीटर क्यूब के लिए 80 रुपया खर्च हुआ। स्प्रेड करने में और कॉम्पैक्ट करने में, रैमिंग वगैरह करने में 30 रुपीज़ खर्च हुआ। इसके बाद वाटरिंग एंड ड्रेसिंग में जो है लगभग 20 रुपया खर्च हुआ। तो फाइनल कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को ऐड करके 253 रुपया पर क्यूबिक मीटर आ गया। तो जब हम बार बार रिपीट इस चीज़ को कर सकते हैं कि जब आप रेट एनालिसिस करोगे तो आपको अपना लोकल रेट देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि आपको जो सॉइल है वो फ्री में अवेलेबल हो, सॉइल फ्री में अवेलेबल हो, तो वहाँ पर आपको क्या, इसका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो 0 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है 5 किलोमीटर की जगह जो है वो 15 किलोमीटर हो, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो 80 रुपये लग रहा है उसके जगह आपको कोई 200 रुपया पे करना पड़े। ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है आपके साइट के हिसाब से। ये एक सैम्पल एनालिसिस फॉर्मेट है कि हम लोग रेट एनालिसिस करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर तीनों का रेट एनालिसिस जो है वो समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं क्या क्या ध्यान में रखना है। जैसा कि हमने इनिशियली भी डिस्कस किया कि जब हम लोग रेट एनालिसिस करेंगे तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सॉइल किस टाइप का है, सॉइल किस टाइप का है इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके साथ हम लोग कैसे कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं या फिर मैनुअल कर रहे हैं। कहीं कहीं पे मैकेनिकल एक्सकेवेशन पॉसिबल नहीं होता है तो मैनुअल करना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को लिफ्ट और लीड का ध्यान रखना है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि लिफ्ट कितना है, लीड कितना है, इसका ध्यान हम लोगों को रखना है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉम्पैक्शन की ज़रूरत है नहीं है, उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग फाइनल एनालिसिस करते हैं। तो मेनली जब आप एनालिसिस करोगे एक्सकवेशन का या किसी भी चीज़ के रेट का, तो आपको मेनली उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका लोकल अवेबिलिटी क्या है, लोकल अवेबिलिटी क्या है। इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रॉपर, आपने पहले कहीं एक्सकवेशन कराया है सेम तरह के प्रोजेक्ट पे, तो क्या क्या रिक्वायर्ड होता है आपके पर्टिकुलर उस एरिया में, तो उसके बेसिस पर, और लोकल रेट क्या है, ये सबका आइडिया एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इन फैक्टर्स कौन कौन सा कंसिडर करेंगे, फैक्टर्स वही कंसिडर करेंगे जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखा। तो इसी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड रेट एनालिसिस फॉर एक्सकवेशन। ठीक है, चलिए कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन ये है, रेट एनालिसिस इज डायनेमिक एंड वेरीज based on site condition, local level, material rate and project size. Always collect local data for accurate cost estimation. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रेट एनालिसिस हमारा सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन के लिए होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बेड जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट का बेड बनाते हैं, तो वहाँ पर रेशियो जो है वो रखा जाता है 1:4:8, या फिर रेशियो रखा जाता है 1:3:6। इसका मतलब ये है कि 1 रेशियो जो है वो किसका है, वो सीमेंट का है, और ये 4 रेशियो जो है ये किसका है, ये सैंड का है, और ये जो 8 रेशियो है ये किसका है, ये एग्रीगेट का है। तो इसी रेशियो में मिक्स करके वाटर के साथ हम लोग जो है बेड, कंक्रीट बेड के लिए जो फाउंडेशन के लिए जो है वो प्रिपेयर हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर यूनिट वही क्यूबिक मीटर में सारा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो हम लोग सीमेंट का जो फाउंडेशन है, सीमेंट कंक्रीट बेड जो फाउंडेशन में हम लोग लगाएंगे, उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग मिक्स करेंगे हमारा सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, सब चीज़ों को, सीमेंट को, सैंड को, कोर्स एग्रीगेट को, और उसके साथ अलग अलग प्रोपोर्शन जो भी रिक्वायर्ड है उसमें मिक्स करेंगे। इसके बाद उसको बिछाएंगे, उस पर रैमिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, वाटरिंग करेंगे, क्यूरिंग करेंगे, वाइब्रेटिंग करेंगे, सारी चीज़ें को करेंगे। और इसमें हम लोग मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, टूल्स का कॉस्ट, इक्विपमेंट का कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये सारी चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जब रेट एनालिसिस करें कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन बेड के लिए, तो कैसे हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग रेशियो मान के चलते हैं कि हमारा रेशियो कितना है, 1:4:8। ठीक है,
अच्छा, ये कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। हमने रेशियो क्या लिया है? हमने रेशियो लिया है 1। यहाँ पर हम लोग करते हैं, हमारा रेशियो कितना है? 1:4:8। तो अगर आप बोलोगे, यूनिट है मान लेते हैं, सारा सारा यूनिट में है, तो आप टोटल मानोगे कि टोटल कितना आ रहा है, इसका एडिशन 13 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे यहाँ पर कि यूनिट कितना रिक्वायर्ड है, यूनिट कितना रिक्वायर्ड है, तो आप बोलोगे 1 मीटर क्यूब टोटल है ना, 1 मीटर क्यूब/13, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए सीमेंट कितना रिक्वायर्ड है, अगर आपसे बोला जाए कि सीमेंट कितना रिक्वायर्ड है, तो सीमेंट वह एक ही है, 1:4:8 है ना, तो 1 × 1/13। अगर आपसे बोला जाए सैंड कितना रिक्वायर्ड है, तो आप कितना बोलोगे? सैंड का रेशियो कितना है? 4, तो 4/1/13, 4 × 1/13। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन एग्रीगेट कितना रिक्वायर्ड है, एग्रीगेट, तो आप कितना बोलोगे? 8:1/13, ये रिक्वायरमेंट है। बट एक बात का यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम में ना अंतर होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने ड्राई वॉल्यूम को जब आप मिक्स करते हो और वेट करके आप कंक्रीट प्रिपेयर करते हो, तो हमें ड्राई वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि जो है वो बाद में कम हो जाता है। तो ये कितने के रेशियो से, परसेंटेज से कम हो जाता है? 152% से, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हमें सीमेंट हमारा जो सीमेंट 1:13 चाहिए, तो 1:13 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 152 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जा करके एक्चुअल सीमेंट रिक्वायर्ड निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्चुअल सीमेंट रिक्वायर्ड निकलेगा। अगर हमें सैंड के लिए कैलकुलेशन करना है, तो हम वही करेंगे, 4/13 इंटू 1.52। तो कंक्रीट कभी भी प्रिपेयर हो रहा है, तो वहाँ पर 152% का जो है चेंजेस आता है वॉल्यूम में। ड्राई वॉल्यूम जब वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है, तो वो घट जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेशन यहाँ समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि वन पार्ट जो है हमारा वो 1/13 के बराबर है। तो टोटल सीमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा? 1/13 इंटू 1.52, ये सीमेंट का रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से सैंड कितना रिक्वायरमेंट होगा? 4/13 इंटू 1.52। एग्रीगेट कितना रिक्वायर्ड होगा? 8/13 इंटू 1.52। तो इसका जो वैल्यू आएगा 168 केजी, ये 1.468 क्यूमेक, और ये भी क्यूमेक में। लेकिन ये जो आया, ये 168 केजी, ये कहाँ से आया ये समझो। एक्चुअली आप वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब कि 1 मीटर क्यूब में आप ये पता किए कि सीमेंट कितना मीटर क्यूब लग रहा है, सैंड कितना मीटर क्यूब लग रहा है, अग्रीगेट कितना मीटर क्यूब लग रहा है, आप ये पता किए। तो इसी तरीके से जब आप कैलकुलेशन किए, तो यहाँ निकल करके आया कि सीमेंट कितना लगा? 0.117 मीटर क्यूब लगा। लेकिन चूंकि अब आप देखो, वॉल्यूम आपको पता चल गया मीटर क्यूब में, डेंसिटी आपको पता है केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से जब आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो केजी में पता चल जाएगा। तो हमें सीमेंट 168 केजी, चूंकि सीमेंट का डेंसिटी हम लोग लेते हैं 1440, तो 168.5 केजी आया। और केजी से वापस हम इसमें इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 50, एक बैग में 50 केजी सीमेंट होता है। तो जितना भी केजी आया उसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे, तो बैग पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 m³ कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट लग रहा है, वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट है, ये हर तरह के प्रोजेक्ट में आपको करना होता है, ठीक है। हर तरह के प्रोजेक्ट में आपको करना होता है। अब जैसे मान के चलो, आप लोग चाहो तो एक डेटा ले लो। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, M20 आपको पता है इसका रेशियो क्या होता है? 1:1.5:3। तो अब आपका प्रोजेक्ट ये है कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, और अग्रीगेट कितना लगेगा, ये आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे, ठीक है, कमेंट में मेंशन करोगे। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अपने
लेबर रिक्वायरमेंट पे। अब लेबर रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं कंप्लीट एक्सपीरियंस बेस्ड है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप बता सकते हो कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क करने के लिए क्या लेबर लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि मेशन स्किल्ड यानी मिस्त्री जो स्किल्ड है वो 700 रुपये का ले रहा है, रेट ले रहा है, और 0.15 नंबर ऑफ पर्सन का रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ से हमको पता चल गया कि स्किल्ड लोग कितने चाहिए। इसी तरीके से हमने मजदूर के लिए कैलकुलेशन कर लिया, इसी तरीके से हमने वाटर कैरियर की जो है उसके लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया कि पानी लाने में क्या खर्च होगा, मजदूर कितना चाहिए होगा, और मिशन स्किल्ड कितना चाहिए होगा। तो उसके बेसिस पे टोटल लेबर कॉस्ट निकल करके आ गया। उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पर टोटल लेबर कॉस्ट देख सकते हो। हमारा टोटल लेबर कॉस्ट क्या है, 875 रुपीज़ टोटल लेबर कॉस्ट आया। और यहाँ पर हम लोग टोटल मटेरियल भी कैलकुलेट कर लिए, टोटल मटेरियल भी कैलकुलेट कर लिए। तो इसके बाद क्या काम बचता है, इसके बाद चार्ट बना लेते हैं हम लोग। चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बनाने से पहले हम लोग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। सीमेंट इतना लगा, सीमेंट का प्राइस 400 रुपये, तो सीमेंट में इतना पैसा खर्च हुआ। सैंड इतना लगा, सैंड का प्राइस 800 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पर इतना पैसा खर्च हुआ। एग्रीगेट इतना लगा, तो इसका 900 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, तो एग्रीगेट में इतना पैसा लगा। तो टोटल मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पर निकल करके आ गया। पिछले वाले स्लाइड में टोटल लेबर का कॉस्ट निकल करके आ गया था। तो अब हम लोग अलग अलग जो और खर्च है उसको भी हम, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सन ड्राइज टूल प्लांट टूल वगैरह में जो है 100 रुपये हमारा खर्च हो रहा है, ये हम लोग मान लेते हैं। इसके बाद हमारा वाटर चार्जेस जो है वो 1% जनरली लिया जाता है, कहीं कहीं पे 2% भी लिया जाता है। तो वो उसमें मान लेते हैं कि 25 रुपये लगेगा पर मीटर क्यूब। और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है वो हमारा टोटल जो भी खर्च लगा है उसका 10%। तो हमारा 1% मटीरियल कॉस्ट का हम लोग लेते हैं कभी भी वाटर चार्ज, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट कितना था, 2564 रुपये। तो इसका 1% हमेशा आ गया हमारा 25 रुपये। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट बोलोगे तो मटेरियल का कॉस्ट जो आया, लेबर का कॉस्ट जो आया, लेबर के साथ टीएनपी में जो लगा और वाटर में जो लगा, सब का 10% कितना होता है, 356 रुपये। मतलब 356 रुपये बचना चाहिए। तो इन सब को जब हम टैबुलेट करेंगे तो टोटल रेट एनालिसिस कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मटेरियल कॉस्ट ये रहा, लेबर कॉस्ट यहाँ रहा, टीएनपी यहाँ रहा, इसके बाद वाटर चार्जेस यहाँ रहा, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट यहाँ रहा, टोटल कॉस्ट आ गया इतना। तो इसको राउंड फिगर में 3925 रुपये पर क्यूबिक मान लिया गया, 3925 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब आपके पास यहाँ पे वापस से आपको एक छोटा सा टास्क दिया जाता है, आप करोगे। टास्क ये है कि अगर मान लो कि हम लोग कहीं पे एक स्लैब बना रहे हैं या एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे हम लोगों को ढलाई करना है। क्या करना है, ढलाई करना है। ढलाई करने का मतलब क्या है, पीसीसी कर रहे हैं, पीसीसी कर रहे हैं ग्राउंड में, ठीक है। और इसका जो एरिया है ये 250 स्क्वायर फीट है। कितना है, 250 स्क्वायर फीट। और इसका जो थिकनेस है वो मान लेते हैं कि कितना है, 6 इंचेस है। तो बताओ कि इसको कंप्लीट बनाने में इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट को आप क्या करना, कमेंट करना कि इस तरह का पीसीसी वर्क करने में टोटल कॉस्ट क्या लगेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर यूनिट डिफरेंस है, तो आपके पास गूगल है या गूगल नहीं है तो आप जनरली याद भी रखो कि फीट में कितना मीटर होता है। तो उस हिसाब से आप सारे फीट वाले यूनिट को किस में कन्वर्ट कर लो, आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। और मीटर में कन्वर्ट करके आप फिर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद सारा कुछ करके रेट एनालिसिस करो। रेट एनालिसिस करके आप जो है उसका खर्च बताओ, ठीक है। अब बोलोगे सर रेट एनालिसिस क्यों करना है, वो तो आप यहीं पे कर चुके हो। तो हमने कहा भाई रेट एनालिसिस हमने किया 1:4:8 के लिए। आपको रेट एनालिसिस करना है 1:4:8 के लिए नहीं, आपको करना है 1:3:6 के लिए। तो 1:3:6 के लिए आप रेट एनालिसिस करो, और रेट एनालिसिस करके आप बताओ कि कितना पैसा लगेगा इस तरह का एक स्लैब बनाने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड काम, जिसको आप कमेंट में मेंशन करोगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट एनालिसिस पे असर डालता है। तो पहला है मिक्स रेशियो,
कि आप किस रेशियो में मिक्स कर रहे हो। सेकंड, मार्केट रेट क्या है भाई सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का। लेबर का रेट क्या है। उसके बाद मशीन्स वगैरह कैसे अवेलेबल हैं, लीड लिफ्ट कितना है, मटेरियल जो ला रहे हो कितने दूरी से ला रहे हो, सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। थर्ड हमारा जो है स्टोन मेसनरी जो है सीमेंट मोटार में, उसके लिए हम जो है एनालिसिस करेंगे। तो वापस से एक बात हम लोग यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं कि जब स्टोन मेसनरी हमारा होता है तो स्टोन मेसनरी का मतलब ये है कि स्टोन पीसेस का इस्तेमाल करके दीवार बनाना, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, स्टोन पीसेस का इस्तेमाल करके दीवार बनाना। और जनरली जो हिली एरिया होता है ना, जनरली हिली एरिया में कभी कभी आप जाओगे तो उसमें जो आपका ग्राउंड है, उसमें जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से लेकर के प्लिंथ एरिया तक, ग्राउंड से लेकर के कहाँ तक, प्लिंथ एरिया तक, तो जो यहाँ तक जो काम होता है ना, वहाँ पर स्टोन मेसनरी ही किया जाता है, स्टोन मेसनरी ही किया जाता है ना, स्टोन मेसनरी किया जाता है। क्योंकि स्टोन मेसनरी जो है वो ब्रिक वर्क से कहीं ज़्यादा सेफ होता है, सेफ होता है। किस चीज़ के लिए सेफ होता है, वहाँ पे स्लाइड वगैरह कम होगा। मान के चलो कहीं कोई लैंड स्लाइड जोन है तो वहाँ पे जो घर बनता है वो ज़्यादातर घर में जो आपका जो चिनाई है, वो चिनाई आपको रबल मेशनरी, स्टोन मेशनरी ही किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टोन मेशनरी कैसे करते हैं उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसका रेट एनालिसिस पे हम लोग मेनली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टोन मेसनरी करेंगे तो स्टोन मेसनरी के लिए हमारा जो स्टोन मेसनरी के लिए जो है हमारा जो हम लोग यहाँ फिलहाल मान के चल रहे हैं कि कंक्रीट मोर्टार जो है वो 1:6 या 1:8 हम लोग लेकर के चलेंगे, 1:6 या 1:8 लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से स्टोन मेसनरी में क्या क्या काम करना होता है भाई। सबसे पहले ड्रेसिंग करना होता है स्टोन को, स्टोन तो प्रॉपर साइज़ का नहीं होता तो उसका ड्रेसिंग करना होता है। इसके बाद कोर्स जो है उसका लेइंग करना होता है। इसके बाद जो है जॉइंट फिलिंग मोटार से वो सब करना होता है, क्यूरिंग करना होता है। और स्कैफोल्डिंग यानी कि खंबा बांस वांस का बनाते हैं, बम्बू का हम लोग जिसके ऊपर मशीनरी वर्क करते हैं, तो वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब मटेरियल जो है 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब जो आप 1 मीटर क्यूब में जो आपका सारा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे जो प्रोसीड कर रहे हैं, तो जब रबल मेसनरी आप करोगे ना, आप क्या करोगे, रबल मेसनरी करोगे या स्टोन मेसनरी करोगे, तो वहाँ पे 1 मीटर क्यूब में ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट जो है 25% ऑफ द स्टोन वॉल्यूम या 25% ऑफ मशीनरी जो है वो मोटार का रिक्वायर्ड होता है। कितना रिक्वायर्ड होता है, 25%। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब में अगर हम लोग दीवार खड़ा करना है हम लोगों को, तो वहाँ पे लगभग जो है 0.25 मीटर क्यूब जो है वो मोटार का जरूरत होगा। किसका जरूरत होगा, मोटार का। मोटार मतलब क्या, मोटार मतलब मिक्स, किसका मिक्स, सीमेंट का, सीमेंट का और सैंड का। तो ये रेशियो हम लोग रख सकते हैं 1:6 या 1:8। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कितने का होगा, रिक्वायरमेंट होगा हमारा यहाँ पर मोटार का लगभग 25%। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग अपना कैलकुलेशन अभी जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी देख लेते हैं। सीमेंट का रिक्वायरमेंट कितना है, स्टोन का रिक्वायरमेंट कितना है, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, सैंड के बारे में बात करेंगे तो 1 मीटर क्यूब में कितने का रिक्वायरमेंट था, सीमेंट कितना रिक्वायर्ड था, तो हमने कहा कि 1:6 यूज करने वाले हो, तो टोटल कितना हो गया, 7 हो गया ऐड करोगे तो यूनिट कितना हो गया, यूनिट हो गया भाई 1/7। ठीक है, तो अगर यहाँ सीमेंट सीमेंट के बारे में बात करोगे तो सीमेंट कितना यूनिट अवेलेबल है, सीमेंट 1 यूनिट अवेलेबल है, तो 1:1/7। उसी तरीके से सैंड का रिक्वायरमेंट कितना होगा, तो सैंड कितना अवेलेबल है, 6, तो 6 × 1/7। तो वही चीज़ आपका टेबल में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 1/7, 6/7। अच्छा, यहाँ पे 30% ले लिया गया है डायरेक्ट। ठीक है, 0.30% का मतलब 0.3। ठीक है, ये ये ले लिया गया है। इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि 0.3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 0.1:7 को 0.3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि माना गया है कि 30% जो है रिक्वायर्ड होता है टोटल वॉल्यूम का।
ठीक है, मतलब अगर आप 1 मीटर क्यूब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टोन यूज कर रहे हो, तो वहां पर 0.3 मीटर क्यूब जो है वहां पर मोटार का जरूरत होगा। तो मोटार वॉल्यूम कितना है 0.3, इसीलिए 0.3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। बट एक फैक्टर को छोड़ दिया गया है, वो कौन सा फैक्टर है? वो हमारा श्रिंकेज फैक्टर है। होता यह है कि जैसा हमने कहा ना कि ड्राई वॉल्यूम से वेट वॉल्यूम जो है वो 152% का डिफरेंस होता है, वैसे ही जब हम लोग यहाँ करते हैं तो यहाँ पे 133% का डिफरेंस होता है अगर हम लोग मोटार बनाए तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है इसको 1.33 से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं किया गया, जनरल कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं किया गया। तो अगर आप इसको थ्रू आउट कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पर सीमेंट में क्या मेंशन करना है, ध्यान से देखो। सीमेंट में आपको मेंशन करना है, सीमेंट रेशियो कितना आया है 1:7, इंटू सीमेंट 1 यूनिट है तो 1 हो गया, इंटू 30% है तो 0.3 मीटर क्यूब हो गया, इंटू 1.33, इतना क्यूबिक मीटर सीमेंट का जरूरत होगा। ठीक है, और इसको जब आप केजी में चाहते हो तो इसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1440 से, तो ये सीमेंट किस में आ गया, केजी में आ गया। बैग में चाहिए होगा तो इसको पूरे को डिवाइड कर दोगे 50 से, तो आपको पता चल गया सीमेंट कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से सीमेंट और सैंड दोनों का कैलकुलेशन है, अगर किसी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, इसमें ध्यान क्या रखना है, यही फैक्टर जो आपको बताया है कि ड्राई वॉल्यूम जो है मोटार का वो इंक्रीज कर जाता है 33% से, इसीलिए 1.33 जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज अ फैक्टर डिटेल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जो अभी आपको बताया उसी चीज़ को यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लेबर रिक्वायरमेंट पे। लेबर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर जो है मेसन स्किल सेम फॉर्मेट में, मेसन स्किल जो है एक ज़रूरत है, रेट 700, तो उसका 700 रुपये हुआ। मजदूर दो ज़रूरत है, मजदूर का रेट और मजदूर का अमाउंट। वाटरिंग जो है उसका रेट उसका अमाउंट, तो टोटल कॉस्ट निकल करके आ गया जो भी है यहाँ पर। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करोगे तो हमने अभी कैलकुलेट किया, उसी के हिसाब से रेट से मल्टीप्लाई करके मटेरियल का जो खर्च है वो हमने यहाँ पर देख लिया। इसी के बाद स्टोन साइज को भी हमने स्टोन के रेट से मल्टीप्लाई करके वो निकाल लिया, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट निकल गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखना, चूंकि फॉर्मेट सेम है इसीलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे। आगे अदर चार्जेस में ओवरहेड वगैरह आ जाता है, टूल प्लांट आ जाता है, स्कैफोल्डिंग आ जाता है, तो ये अदर चार्जेस जो है इसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो भी मटेरियल का कॉस्ट है, जो भी लेबर का कॉस्ट है, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, टीएनपी, वाटर, सबको स्कैफोल्ड सबको ऐड करके उसका 10% ले लिए, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है वो भी निकल करके आ गया। अब इसके बाद क्या है, रेट एनालिसिस के लिए हम लोग सबको टैबुलेट करेंगे तो वही सारी चीज़ों को वापस से लिखेंगे, तो इसका रेट कितना आ गया 4375 पर मीटर क्यूब, तो यहाँ से रेट निकल करके आ गया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेट का अनुमान लगाना, रेट एनालिसिस, जैसा शुरू में डिस्कस किए थे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि रेट ऑफ स्टोन, सैंड, सीमेंट मस्ट बी अपडेटेड एज पर लोकल मार्केट। ठीक है, द सीएम सीमेंट मोटार रेशियो 1:8 सीमेंट क्वांटिटी विल रिड्यूस। अगर मान के चलो रेशियो आप 1:8 यूज कर रहे हो तो सीमेंट का खर्च घटेगा, अगर आप 1:4 यूज कर रहे हो तो सीमेंट का खर्च जो है वो बढ़ेगा। तो ये एनालिसिस में आपको ध्यान रखना है। क्या जब मटेरियल कैलकुलेशन करोगे वहाँ ध्यान रखना है। स्टोन मेसनरी जो है, स्टोन किस तरह का है, रैंडम स्टोन ले रहे हो, रबल ले रहे हो, पोज ले रहे हो, उसके हिसाब से लेबर कितना रिक्वायर्ड होगा वो भी इस पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो वर्क है उसके लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी। ब्रिक मेसनरी, ब्रिक मेसनरी का मतलब ब्रिक का यूज़ करके जो है हम लोग जो वॉल खड़ा करते हैं उसका वो बनाना। ठीक है, चिनाई करना। तो ब्रिक मेसनरी में भी हम लोग यहाँ पर हमारा यूनिट क्या है क्यूबिक मीटर, और रेशियो कितना लेंगे 1:6, 1:6। अब यहाँ पे 1:6 लिए हैं ताकि पिछले बार भी लिए थे तो आपको आसानी हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क क्या क्या करना पड़ता है भाई, सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है ब्रिक को प्रॉपर बॉन्ड में, इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करो, फ्लेमिश बॉन्ड यूज़ करो, जिस तरह का भी बॉन्डिंग है उसके हिसाब से अरेंज करना है। उसके बाद मोटार बिछाना है, इसके बाद जो है क्यूरिंग करना है, जॉइंटिंग फिनिशिंग ये सब करना है, स्कैफोल्डिंग करना है। इसके बाद जो है इसमें सारा कॉस्ट कौन सा इंक्लूड करेंगे,
इसमें सारा कॉस्ट लेंगे हम लोग अपना कि मटेरियल का क्या कॉस्ट आया। ये आ, हाँ, इसमें हम लोग लेंगे कि मटेरियल का क्या कॉस्ट आया, लेबर का क्या कॉस्ट आया, इक्विपमेंट का क्या कॉस्ट आया, वाटरिंग का क्या कॉस्ट आया, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्या आया, ये सब हम लोग ऐड करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो एक चीज़ समझना है, हम लोग जब सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारा ब्रिक वर्क जो होता है, उस ब्रिक वर्क में जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है वो 190 mm इंटू 90 mm होता है। तो हमसे सवाल भी पूछा जाता है कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करेंगे तो कितना ब्रिक लगेगा। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि विथ मोर्टार इसका साइज कितना हो जाता है, 200 इंटू 90 इंटू 90, सॉरी 200 इंटू 100 विथ मोर्टार। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना ब्रिक लगेगा 1 मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब यानी कि 1000 mm इंटू 1000 mm इंटू 1000 mm, यही हो गया। इसको एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, 200 इंटू 100 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, इसी तरीके से पांचवे से पांचवा, छठे से छठा, और इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा 500। तो टोटल ब्रिक रिक्वायर्ड कितना होता है, 500। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया गया है कि ब्रिक कितना चाहिए होगा, 500। सीमेंट मोटार सेम कैलकुलेशन का फॉर्मेट है, 1:7, 0.3 30% मान करके, और 1440 उसका डेंसिटी। तो यहाँ पे बैग निकल करके आ गया जैसा पिछला बार बताया गया। सैंड इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वापस से नहीं ऐड किया गया है, वो है आपका श्रिंकेज फैक्टर, जो कि कितना हो जाएगा, 1.33। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर ऐड कर दोगे 1.33, मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दोगे 1.33, तो क्या निकल करके आएगा, ये जो बैग निकल करके आएगा, ये जो सैंड का वॉल्यूम निकल करके आएगा, ये एग्जैक्ट निकल करके आएगा। ठीक है, मोटार वॉल्यूम जो है वो 25 से 30% लिया जाता है, और ड्राई वॉल्यूम जो है वो ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है अप्रॉक्स 33%। ठीक है, कितना कितना बढ़ जाता है, 33% जो है बढ़ जाता है, जिसको यहाँ पर बता दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेबर रिक्वायरमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, लेबर रिक्वायरमेंट ये एक्सपीरियंस बेसिस पे है कि मजदूर का रिक्वायरमेंट होगा एक, लेबर का 2, मिस्त्री का 0.2, तो यहाँ से मजदूर का टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। और मटेरियल कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर अगर आप देखोगे तो वैसे ही हम लोग क्या किए, हम लोग पता किए कि ब्रिक लग रहा है 500, सीमेंट इतना लग रहा है, सैंड इतना लग रहा है, तो उसको उसके लोकल रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल करके आ गया मटेरियल का। और जब हम लोग मिसेलेनियस में देखेंगे तो जो भी टूल एंड प्लांट है उसके लिए कुछ, जो भी वाटर चार्जेस है, जो भी स्कैफोल्डिंग है, वो हम लोग कुछ मिसेलेनियस लेंगे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जैसे हम लोग निकालते थे 10%, वो निकालेंगे। और देन हम लोग जो है फाइनल रेट एनालिसिस करेंगे। तो फाइनल रेट एनालिसिस में जब सबको ऐड करेंगे, जो भी अभी तक हम लोगों ने किया, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, टीएनपी, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तो टोटल निकल करके आएगा। और ये टोटल का जो टोटल कॉस्ट है, यही ब्रिक वर्क पर क्यूबिक मीटर का कॉस्ट होगा। तो ये फॉर्मेट है हमारे रेट एनालिसिस का। ठीक है, सीमेंट वापस से सेम कंडीशन लिखा गया है कि सीमेंट मोटार के रेशियो पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो तो जैसा कि हम लोगों को पिछले स्लाइड में भी पता है, पिछले स्लाइड से भी हमने देखा कि रेशियो जो है उसके बेसिस पर भी जो है हमारा कॉस्ट निर्भर करेगा। सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप रेशियो डाउन करोगे, आप 1:4 यूज़ कर रहे हो, 1:6 यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर उसका जो सीमेंट का क्वांटिटी है वो बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा। नेक्स्ट इज ब्रिक रेट जो है वो भी वैरी करता है, आप किस तरह का ब्रिक लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी तरह का एक्स्ट्रा आरसीसी का बैंड दे रहे हो, स्कैफोल्डिंग का हाइट है, वेदर अलग तरह का है, तो ये सारे फैक्टर को एक्सपीरियंस के बेसिस पर और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपको जज करना है, और उसी के बेसिस पर आपको रेट एनालिसिस करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलिए आगे बात करते हैं रेट एनालिसिस ऑफ मेथड ऑफ रेट एनालिसिस फॉर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क। यहाँ पर आइटम जो है आपका ब्लॉक मेसनरी है,
ब्लॉक मेसनरी इन सीमेंट मोर्टार, इसके लिए अलग से डिफरेंट कैलकुलेशन है नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो आपने ब्रिक वर्क को अभी आपने पढ़ा, आपने यहाँ पर जो ब्रिक वर्क को आपने पढ़ा, तो यहाँ पर भी आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिल्कुल वही रहेगा, आपका मिक्स यूज्ड भी वही रहेगा, डिस्क्रिप्शन जो है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। और अगर आप बात करें आपके मटेरियल रिक्वायर्ड की, तो यहाँ पर मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट होगा यानी ब्रिक्स का जो रिक्वायरमेंट होगा, अगर स्टैंडर्ड साइज 190 इंटू 190 इंटू 190 यूज कर रहे हो, तो इसके हिसाब से आपको साइज रखना है। इसके बाद सिर्फ एक चीज यहाँ पर जो चेंज होते हुए आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होता है ना आपके मोटार का, वो 40% के आसपास होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको सब ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम होगा। तो उसके लिए भी आप चाहो तो अपना जो सेम फॉर्मेट में आप अपना नोट्स जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास से यानी कि हम लोग छठे नंबर पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, छठा नंबर कैलकुलेशन जो है रेट एनालिसिस है, उस पर हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो ऑन करेंगे। आपको वीडियो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, हम लोग आगे इसी तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट एस्टिमेशन को हम लोग फिनिश करेंगे, कंप्लीट एस्टिमेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और सिलेबस से बाहर जो प्रैक्टिकल एस्टिमेशन बनाने का तरीका है, प्रैक्टिकली जो हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं, ऑन साइट हम लोग सबमिट करते हैं, बैंक में सबमिट करते हैं, कंपनी के टेंडर के लिए एस्टिमेशन बनाते हैं, तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए एक्सेल शीट वगैरह कैसे बनाया जाता है, और उसके लिए ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, ड्राइंग से डेटा कैसे उठाया जाता है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेशन कोर्स है, उस पर हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। 9304661028, आप यहाँ पे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और उसका जो पार्ट है वो जो सर्टिफिकेशन कोर्स है उसको आप कर सकते हो, और अल्टीमेटली फाइनली आपको उसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, और इस सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूम वगैरह में भी प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग अपने आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।